इमरान सीरीज लाशों का बाजार बाय इब्ने सफ़ी पार्ट 1। डेक्कन हॉल में आज रेनी डेक्कन का जश्न सालगिरह था। रेनी डेक्कन सर वाल्टर डेक्कन की अकलौती लड़की थी। अकलौती लड़की ना होती तब भी जश्न सालगिरह इसी तरह शान शौकत के साथ बरपा होता, क्योंकि सर वाल्टर ने न सिर्फ आबाई दौलत को बरकरार रखा था बल्कि इनकी अपनी पैदा की हुई दौलत भी काफ़ी थी। अखराजात के मामले में वो अतदादल पसंद थे, लेकिन इस किस्म के मौके पर अजदाद की शान और रवायात को बरकरार रखने के लिए दिल खोल कर खर्च करते। ख़ानदानी आदमी तो थे ही, लेकिन लंदन में पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर फायज होने की बिना पर इनका सोशल स्टेटस और भी बढ़ गया था। इसलिए इनके मेहमानों में मामूली आदमी नहीं थे, बेहतरे गैर मुल्की भी थे, लेकिन सब आला तबके से ताल्लुक़ रखने वाले थे। इनके बाद दोस्त इस दावत में शिरकत करने के लिए आज ही फ्रांस से यहाँ पहुँचे थे। मेहमानों में डचेस ऑफ वंड लमियर थी, जिसे कुत्ते पालने का बहुत शौक था। वो अपने दुश्मनों में कुत्तों की वालदा मुहतरमा कहलाती थी, जिनके बढ़ापे पर जवान औरतें बेताशा कहका लगाती थी, क्योंकि वो बनाव सिंगार के मामले में बादुकात इनके भी कान कुतर जाती थी। नौजवान मर्दों में वो बेहद मकबूल थी, क्योंकि मशहूर था कि वो इन्हें बड़ी बड़ी रकमें बतौर कर्ज देकर हमेशा भूल जाया करती है। मेहमानों में नौजवान लॉर्ड वकफील्ड भी मौजूद था, जिसकी शौहरत सारे इंग्लैंड में थी। औरतें इसके गिर्द मंडलाती थीं। वह एक शाह खर्च कारून था। बूढ़े लॉर्ड गफील्ड ने अपनी बहुत बड़ी दौलत छोड़ी थी। पता नहीं अब वही चल रही थी या अब शाह खर्ची का इंसार कर्ज पर था। बहरहाल इसका शुमार लंदन के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में था। यहाँ बड़ी मूछों और बाड़ी जबड़ों वाला जनरल दिगाल भी था, जिसके मतलब कहा जाता था कि वो चौथाई लंदन हर वक्त खरीद सकता है। वो आज ही फ्रांस से आया था। इसके साथ इसकी लड़की रुमीला भी आई थी, जिसके सीने पर जगमगाते हुए जौहरात की हार की कीमत तखमीना 10,000 पाउंड लगाया जाता था। वो बहुत खूबसूरत थी और इसकी आंखें बड़ी और घनी पलकों वाली थीं। होंठों के लिए यकूवत की काशों की तशबीह पुरानी जरूर हो सकती थी, लेकिन 100% मुनासिब गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थी। वरना लॉर्ड गफिल्ड के जहन में यह तशबीह क्यों आती? वो इसे बहुत गौर से देख रहा था। इसने एक बार इसे करीब होने की कोशिश भी की, लेकिन रोमीला से लिफ्ट नहीं मिली। वो तो इस मशरकी शहजादे को देख रही थी, जिसके जिस्म पर सिल्क का एक खूबसूरत लबादा था और सर पर पगड़ी पर शुतुरमुर्ग का पर लहरा रहा था। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन चेहरे पर हमाकत के आसार नजर आ रहे थे। जब रैनी मोमी शम्मे बुझाकर केक काट रही थी, तो इस वक्त इस मशरकी शहजादे ने इसे दुआ दी थी। हाथ उठाने के अंदाज से ऐसा ही मालूम होता था जैसे इसने दुआ दी हो, लेकिन इसने जो कुछ भी कहा था वो किसी की समझ में नहीं आया था। वैसे अगर वहां कोई उर्दू जानने वाला होता तो इस मशरकी शहजादी की बोटियां भी ना मिलती। इसने कहा था, अगर तुम मेरे मुल्क में होती तो बाजरे की रोटियां पकाते पकाते तुम्हारे हाथ स्याह पड़ जाते। खुदा तुझे किसी देहकान से आशना कर दे। रोमीला इसमें बड़ी कशिश महसूस कर रही थी। जब रक्स के लिए वो सब अमारत के वसीया हाल में इकट्ठे हुए तो रोमीला ने रैनी से इसके मुतल्लक पूछा। वो रैनी मुस्कुराई। क्रेक है, दुनिया का सबसे बड़ा अमक अपनी कौमी लिबास में है। रोमीला ने पूछा, मैं नहीं जानती इसका कौमी लिबास कौन सा है। इसके जिस्म पर मैंने 1000 किस्म के लिबास देखे हैं। कोई मशरकी शहजादा होगा, क्या तुर्क है? मिलोगी इससे? ज़रूर ज़रूर, मुझे मशरक से इश्क है। इस वक्त तो ये पुरानी कहानियों के शहजादा मालूम हो रहा है। रेनी हंसने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो इसे मशरकी शहजादे के करीब ले गई, जो गोशे में खड़ा इस तरह पलके छुपका रहा था जैसे कोई शर्मीली लड़की बेलगाम मर्दों के दरमियान पहुंच गई हो। मिस्टर अली इमरान, रैनी ने कहा। ओ मार्ट मोजेर रोमील दिगाल, सलामुअलैकुम। इमरान बौखलाए अंदाज पेशानी तक हाथ ले आया, फिर मुसाफा करता हुआ बोला, प्रिंस ऑफ डांप, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ और मेरे लिए भी यही समझिए। रोमीला मुस्कुराई। आज का दिन भर मौसम बड़ा वाहियात रहा। इमरान ने कहा, मुझे एहसास ही ना हो सका। रोमीला बोली, लंदन मुझे बहुत पसंद है। हवा की रातें सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशगवार होती हैं। अब उधर रहे हैं, मेरे दादा का इंतकाल वहीं हुआ था। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, अरे तुम मेरी सालगिरह के मौके पर यही गमनाक तज़किरा ले बैठे। रैनी ने गुस्सली आवाज़ में कहा, मुझे अफसोस है मिस डकन, मैं अभी आई। रैनी इन्हें छोड़कर दूसरी तरफ चली गई। फ्रांस आपको कैसा लगा प्रिंस डाम? फ्रांस के
क्या कहना, बस ये मैं पेरिस में रहती हूँ। तब तो आप बड़ी खुशकिस्मत है, वहाँ का मौसम। मौसम आखिर आप इतनी बार मौसम मौसम क्यों कहते हैं? ना कहूँ ओफो, इसका मतलब है लोग मुझे उल्लू भी बनाते हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझसे यही कहा गया है कि पहली मुलाकात पर मौसम वगैरह की बातें की जाती हैं। रोमीला हंसने लगी, फिर इसने कहा, मैं तकल्फात की आदी नहीं हूँ। आप मुझसे मौसम के अलावा दूसरी चीज़ों के मतलब गुफ्तगू करेंगे? अब तो ज़रूर करूँगा, मेरा दिल चाहता है बहुत सी बातें करूँ। और क्या बताऊँ, पहली मुलाकात से वजह से मौसम की बातें करता आ रहा हूँ, दूसरी मुलाकात आज तक किसी से नहीं हुई। चह, रोमीला ने अफसोस जाहिर किया। तो अब दूसरी किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दूँ? अमरान ने अमकाना अंदाज में पूछा। ज़रूर ज़रूर। रोमीला इसमें बेताशा दिलचस्पी ले रही थी। मगर दूसरी किस्म की बातें? इमरान सोचने लगा। दूसरी किस्म की कौन सी बातें की जाए? अच्छा, आपको मुर्गियों में दिलचस्पी है? सुबह के नाश्ते में अंडों की हद तक, रोमीला ने जवाब दिया। मेरे महलात में 50,000 मुर्गियाँ हैं। नहीं, रोमीला ने हैरत जाहिर की। आप मेरे डैडी को खत लिखकर दरियाफत कर सकती हैं। इतनी मुर्गियां मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वाह, बड़ा रूह परवर मंजर होता है जब सारी मुर्गियां एक के साथ कड़कड़ाती हैं, जब एक बार तकरीबन 80,000 अंडे मिलते हैं। वाह, ये जन्नत निगाह फरदोस गोश है। इतने अंडे क्या होते होंगे? रियासत के अवाम में मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। इससे इनका म्यार हयात नाश्ते के वक़्त बुलंद हो जाता है। मोहल्लात में गंदगी बहुत फैलती होगी, रोमीला ने कहा। हरगिज़ नहीं, हर मुर्गी के पीछे एक आदमी हर वक्त मौजूद रहता है। मेरे खुदा, कितने मुसारफ होते होंगे। मशरक़ की शहजादे अजीब हैं, इसलिए मुझे मशरक़ से बहुत मोहब्बत है। आप 10 मुर्गियों से शुरुआत कीजिए, अमरान ने ऐसे मशवरा दिया। डैडी मुझे कत्ल कर देंगे, इन्हें मुर्गियों से बड़ी नफरत है। इन्हें समझाइए कि वो गलती पर हैं। रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई है, अब आपके अहबाब आपसे रक्स की दरख्वास्त करेंगे। इमरान ने कहा, नहीं, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं। आहा, वो देखिए, लॉर्ड गफील्ड इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। शायद वो आपसे रक्स की दरख्वास्त करेंगे। हश, इस बंदर के साथ तो मैं न रक्स करूंगी। आपने अभी मुझसे रक्स के लिए कहा था। मैंने, अमरान ने हैरत से कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे रोमीला ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया। फिर वहीं से आवाज नाचते हुए रक्स करने वालों की भीड़ में पहुंच गए। लॉर्ड गफील्ड के करीब से गुजरते वक्त इमरान ने बुलंद आवाज में रोमीला से कहा, कन्फ्यूशियस ने कहा, एक दिन सूरज की रोशनी तारीकियों में जा सोएगी, इसलिए सूरज को स्लीपिंग सूट सलवा लेना चाहिए। लॉर्ड गफील्ड, जो शायद रोमीला की तवक्को पर रक्स में शरीक नहीं हुआ, किसानी अंदाज में मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ चला गया। डचेस ऑफ विंड लमियर क्लब चेयरमैन बैठी हुई रक्स देख रही थी। हेलो ट्यूई, इसने लॉर्ड गफील्ड को मुखातब किया। मुझे हैरत है कि तुम तनहा हो। हाँ, मैं तनहा हूँ। लॉर्ड गफील्ड इसके करीब बैठता हुआ बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर डेकन के यहाँ तकरीब में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। मुझे सुनकर हैरत होती है। क्या जनरल दिगाल की लड़की पहली बार लंदन आई है? लॉर्ड गफील्ड ने इससे पूछा। मैं नहीं जानती, वो बड़ी मगरूर मालूम होती है, डचिस वनबियर ने कहा। फिर इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से राजदराना अंदाज में बोली, ये जनरल दिगाल कोई खानदानी आदमी नहीं है। इसका बाप एक दुआ फरोश था और माँ एक मोची की लड़की। जब ये छोटे आदमी तरक्की कर जाते हैं तो इनके दिमाग आसमान पर होते हैं। मैं नहीं समझती कि सर डकन ने इसे क्यों मुंह लगाया। उस लड़की को देखो, वो इस अमक मशरकी के साथ नाच रही है। ये मशरकी कौन है? सर डकन के किसी दोस्त का लड़का, यहाँ साइंस का मैं रिसर्च कर रहा है। शहजादा है, पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानती। वैसे सर डकन के साथ यही रहता है। यही रहता है। लॉर्ड गफील्ड के लहजे में हैरत थी। फिर वो दोनों इस वक्त तक खामोश बैठे रहे जब तक रक्स की मौसीकी खत्म नहीं होगी। लॉर्ड गफील्ड अब रोमीला को देख रहा था, जो अमक शहजादे से अलहदा होकर रेनी के पास जा बैठी थी। अमक शहजादा कटे हुए पतंग की तरह सारे हाल में चकराता फिर रहा था। लॉर्ड गफील्ड ने एक तवील सांस ली और मुड़कर ट्राली से एक पैक उठा लिया। इस वक्त कई ट्रालियां हाल में चल रही थीं जिन पर मुख्तलिफ किस्म की शराबें मौजूद थीं। हैरत अंगेज, वो बड़ा अच्छा नाचता है। इसने मुझे बताया वो साइंस में रिसर्च कर रहा है। क्या ये सच है? रोमीला ने कहा। बिल्कुल सच है। मुझे हैरत है, अरे वो बातें तो बिल्कुल अमकों की सी करता है। मगर वो बातें करता कब है? रीनी ने कहा। वाह, खूब बोलता है, मगर तोते की तरह। ये मुर्गियों का क्या मामला है? एक दे ही नहीं, दर्जनों मामले हैं। क्या इसने तुम्हें कौवों के मुतल्लिक बातें नहीं की? नहीं, कौवे के अलावा इसे कोई परिंदा पसंद नहीं है। बनता है या सचमुच खपती है? रोमीला ने पूछा। अगर मैंने इसे अक्लमंद देखा होता तो यही सोचती कि वो बनता है, मगर तुम इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हो।
रेनी मुस्कुराई। तुम्हारा बेकार वक्त बहुत अच्छा कटता होगा, कह रहा था वो यही रहता है। वक्त अच्छा कटता है, रेनी हंसी। वो मुझसे इस तरह गुफ्तगू करता है जैसे मेरे दादा हो। क्या तुमने नहीं देखा इसने किस तरह हाथ उठाकर मुझे दुआ दी थी? तुम्हारे डैडी इसे किस तरह बर्दाश्त करते हैं? मेरा ख्याल है वो भी क्रैक हो गए। क्यों? रोमीला ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो घंटों इससे गुफ्तगू करते हैं, कभी फ्रेंच में कभी जर्मन में। वो मुझे दोनों ज़बानें नहीं आती। वो फ्रेंच और जर्मन भी बोल सकता है। रोमीला ने भी हैरत जाहिर की। बिल्कुल जर्मनों और फ्रांसीसियों की तरह। लहजे से तुम तमीज़ नहीं कर सकोगी कि वो अहले ज़बान नहीं है। ये बात मुझे डैडी ने बताई है। डैडी इसे किसी बात से नहीं रोकते। अब यही देखो, वो इस वक्त बिल्कुल स्टेज का मस्करा मालूम होता है, लेकिन डैडी ने शायद इससे ये भी नहीं कहा इसे कम से कम इस मौके पर तो आदमियों की तरह रहना चाहिए। अरे नहीं, इस लिबास में वो बड़ा शानदार लगता है, इंतहाई रोमानवी, कदीम कहानियों का शहजादा, अलफ लैला का किरदार। मुझे ख्वाबों की बातों से दिलचस्पी नहीं है, रेनी ने कहा। दूसरे राउंड के लिए मौसीकी शुरू हो गई थी। इस बार ऑर्केस्ट्रा के कोई स्टेप के लिए मौसीकी बिखेर रहा था। सिर्फ नौजवान और स्मार्ट किस्म के जोड़े अपनी मेजों से उठे थे। अमरान टहलता हुआ इसी तरफ आ निकला जहां डचेस ऑफ वंड लमियर बैठी हुई थी। डचेस इसे किसी हद तक पसंद करती थी, क्योंकि वो इससे कुत्तों के अलावा किसी मौजू पर गुफ्तगू नहीं करता था। हाउ आर यू माई लेडी, इसने बड़े अदब से कहा। ओके डम, आओ बैठो। मुझे हैरत है कि तुम तनहा हो। मैं बहुत मोहतात आदमी हूँ माई लेडी। सिर्फ वही लोग मुझसे करीब हो सकते हैं जिनकी रगों में शाही खून हो। मुझे इंतहाई अफसोस है, अभी मैं एक फौजी की लड़की के साथ नाचता रहा हूँ। मुझे खुद भी हैरत थी डाम। मैं समझता हूँ किसी अच्छी नस्ल की है। आह खैर माई लेडी, मैंने अपने महलात में एक तजर्बा किया है। आज मुझे इतला मिली है कि वो 100% कामयाब रहा। मैं खुश हूँ माई लेडी। कैसा तजर्बा? डचशंड की मादा का जोर लेडी लैंडी डॉग से लगा है। लैंडी डॉग? डचेस ने हैरत से कहा। यह नस्ल मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। ओहो, लैंडी डॉग मेरे मुल्क में बकसरत पाया जाता है। हर गली में कम से कम 50 अदद लैंडी डॉग जरूर मिलते हैं। तो इस तजर्बे का क्या नतीजा रहा? हैरत अंगेज बच्चे। मेरा दावा है मैंने एक बिल्कुल नई नस्ल पैदा की है। वो बच्चे ना तो दोगले लैंडी डॉग मालूम होते हैं, ना ही दोगले डचशंड। बिल्कुल अजीब। मैं इनकी तस्वीरें मंगवाई, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे भी एक लैंडी डॉग मंगवा दो डाम। ज़रूर मंगवा दूंगा माई लेडी। तुम कभी वेंड लमियर कैसल आओ। जरूर आऊंगा माई लेडी, अमरान ने बड़े खलूस से कहा। आपने आखिरी बार कब रक्स किया था? ओहो, बहुत पुरानी बात है, डचेस ने ठंडी सांस लेकर कहा। बहुत पुरानी। अब क्यों नहीं करती? डचेस इसे घूरने लगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? नहीं माई लेडी, मैं आपका एहतराम करता हूँ। अब मेरी रक्स करने की उम्र है अब, और फिर मैं कमतर आदमियों के साथ रक्स करना कहीं पसंद नहीं करती। क्या यहाँ तुम्हें कोई एक भी डिवक नजर आ रहा है? नहीं माई लेडी, मगर मैं चंगेज खान की नस्ल से हूँ। तुम बकवास बंद करो। डाम, मैं तुम्हारे साथ रक्स करूँ? क्या मैं तुम्हारी हम उम्र हूँ? मैं तो कोई हर्ज नहीं समझता, अमरान ने मगमूम लहजे में कहा। फिर इधर उधर देखता हुआ उठा और एक ट्रॉली रोक कर एक पैक में कई तरह की शराबें मिलाई। फिर पैक को हाथ में लिए और डचेस के पास आया। न्याय अदब के साथ इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये कॉकटेल माई लेडी आप यकीनन पसंद करेंगी, मगर मैं इसके बनाने का तरीका आपको ना बता सकूंगा, क्योंकि यह डंप खानदान का एक मुकद्दस राज है। डचेस ने पैक इसके हाथ से लेकर कॉकटेल चखी और आहिस्ता से बोली, वाकई बहुत उम्दा है। डंप खानदान में कॉकटेल के बजाय डंकी टेल कहलाती है। डचीज हंसने लगी। तुम बहुत दिलचस्प हो डंप। यस माई लेडी। फिर अमरान ने इसे पे दर पे 3-4 पैक पिलाए। चौथे राउंड में इसके साथ नाचने पर तैयार हो गई। जिसने भी इस जोड़े को देखा मुतहर रह गया। रोमीला अपने बाप के साथ थी। वो इसे छोड़कर इस मेज पर आई जहां रेनी हैरत से मुंह खोले बैठी अपने मदाहों पर गिरा गुजर रही थी। रोमीला उसे उठाकर अलग ले गई। वो इस बूढ़ी औरत के साथ नाच रहा है, इसने कहा। और डिविक ऑफ वेलेंटियर अपनी कब्र में बिछाड़े खा रहा होगा। वो बड़ी मगरूर औरत है रोमीला, खुद को ले दिए रहती है, मगर ये क्रेक में कुछ नहीं समझ सकती। डचेस शायद नशे में है। हाल में चारों तरफ कहके गूंज रहे थे, लेकिन डचेस को इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, क्योंकि डाम खानदान की डंकी टेल इसके जहन पर अपना सिक्का अच्छी तरह बिछा चुकी थी। तुम बहुत हसीन हो, अमरान आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में कह रहा था। विल नंबियर में तुम बहुत दिलकश हो। और डम डार्लिंग माई हिनी, शायद तुम हो इस शहद का मक्खा हो। मैं जवान होती तो तुमसे शादी कर लेती। शादी तो मैं सिर्फ किली पीटरसन से करूंगा। किससे? किली पीटरसन से। बकवास, कता बकवास। तुम इसे कभी ना पा सकोगे। क्यों? मैं इसे जानता हूँ।
तब तुम निक कार्टर को भी जानते होंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। अच्छा निक कार्टर, वो जो गोश्त की दुकान करता है, तुम गधे हो, निक कार्टर की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। अगर किसी ऑस्ट्रेलवी के सामने तुमने यही बात कह दी हो, तुम्हें गोली मार देगा। मैं सारे ऑस्ट्रेलिया को फना कर दूंगा। तुम क्या समझती हो वन लमियर? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एक लेंडी डॉग मंगवा दो। पहले तुम केली पैटरसन से मेरी शादी करवा दो। अभी तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे थे, दादी याद आ गई थी। क्या? कुछ नहीं, हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। मगर केली पैटरसन, जहन्नम में गई केली पैटरसन, मैंने पिछले साल से इसे नहीं देखा तो इसकी तस्वीर ही मिल सके। शट अप, कीली की बकवास बंद कर दो। निक कार्टर को मैं 50 जूते लगाऊंगा। तुम बदतमीज और डम्प। वह एक खानदानी आदमी है, बहुत शानदार। वो कहाँ है? मैं इससे मिलूंगा। वो शायद मलके मुअज्जम से मिलना पसंद ना करे। मैं अब नहीं नाचूंगी। चलो वापस चलो, मुझे वही कॉकटेल दो, इसकी तरकीब भी मुझे बताओ। डम्प खानदान जहन्नम में गया। पूरे डम्प खानदान पर मेरा एक कुत्ता हुकूमत कर सकता है। तुम मुझे निक कार्टर के मतलब बताओ, मैं तुम्हें डम्प खानदान के मुकद्दस राज बता दूंगा। मैं खामोश हूँ, प्लीज शट अप। डम्प, यू आर इंस्पायर्ड डेट। मैं कॉकटेल की तरकीब नहीं बताऊंगा। ना बताओ। लेंडी डॉग भी नहीं मंगवाऊंगा। ना मंगवाओ। डचेस इसकी गिरफ्त से निकल लड़खड़ाती हुई एक तरफ चली गई। पर इमरान फिर कटे हुए पतंग की तरह डोलने लगा था, लेकिन अब वो जिधर से भी गुजरता कह के इसका इस्तकबाल करते। और डंप के बच्चे। अचानक सर ढक्कन ने इसे आहिस्ता से आवाज दी, जबकि वो एक वीरान गोशे से गुजर रहा था। यस सर। इमरान पलट पड़ा। सर ढक्कन एक दराज कद और गटीले जिस्म के आदमी थे। चढ़ी हुई सफेद मूछे इन्हें यकीनन शानदार बनाती थी। चेहरा भरा हुआ था और जड़ियों से बेनियाज था। तुमने इस वक्त कमाल ही कर दिया, मगर शायद 15 दिन तक किसी अस्पताल में पड़ा रहूं। आओ इधर आओ, मेरे ख्याल में तुमने वक्त बर्बाद नहीं किया। वो वहां से निकलकर तवील रवादारी में गुजरते हुए एक कमरे में आए। मुझे यकीन है केली पैटरसन के मतलब बहुत कुछ जानती है, इमरान ने कान खुजाते हुए कहा। क्या जानती है? क्या आप निक कार्टर को जानते हैं? नहीं, निक कार्टर इस नाम से कान आशना मालूम होते हैं, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता मैं इसे जानता हूँ। इसने मुझसे कहा अगर तुम कीली पैटरसन से वाकिफ हो तो निक कार्टर को भी जानते होंगे। इस पर मैंने निक कार्टर को गाली दी तो वो बिगड़ गई। कहने लगी अगर तुमने ये बात किसी ऑस्ट्रेलवी के सामने कही होती तो वो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। ऑस्ट्रेलवी? ओहो। सर डेकन ने कुछ सोचते हुए हाथ उठाकर कहा, ठहरो ठहरो, तुमने निक कार्टर कहा था ना? निक कार्टर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मुझे ख्याल पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के किसी मामले में निक कार्टर का नाम बारहा सुन चुका हूँ। डचेस ने यह भी कहा था वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। बहरहाल ये सोचने की बात है, निक कार्टर और केली पैटरसन में क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे केली पैटरसन से कोई दिलचस्पी है ना किसी निक कार्टर में। मैं तो हर हाल में लंदन की फजा पर अमन देखना चाहता हूँ। पिछली रात ही मिकलारनस ने के आदमियों ने मुख्तलिफ इमारतों पर छापे मारे। इन्हें केली पैटरसन की तलाश है। तो मेरा ख्याल सही निकला। डचेस केली पैटरसन के मतलब कुछ न कुछ जानती जरूर है, लेकिन इससे कुछ बात उगलवा लेना बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है। कीली पीटरसन का मामला आज तक मेरी समझ में नहीं आया। इमरान बड़बड़ाया। कल मैं तफसील से बताऊंगा, सर डेकन ने कहा। वैसे मैं नहीं समझ सकता कि मिकलारनस को इसकी तलाश क्यों है। वो दोनों फिर हाल में वापस आ गए। सर डेकन इमरान की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ थे और इन्हें इसकी यह हरकत भी पसंद आई थी कि वो आम आदमी में खुद को अमक जाहिर करता है। कभी कभी वो इन्हें भी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सर डेकन हंसकर टाल देते। इमरान ने बार बार इनकी मदद की थी। अक्सर कत्ल के केसों में उन्हें ऐसे नुक्ते बताता कि वो दंग रह जाते, मगर नहीं, वो पहले वो इसकी अमकाना तजवीज़ों पर कह के लगाते, लेकिन जब वो इसका तजिया करके गहराइयों में पहुंचते तो इनकी आंखें हैरत से फैल जाती। बहसियत पुलिस कमिश्नर आजकल इनकी जिंदगी बड़ी उलझनों में गुजर रही थी। लंदन के पुराने फितने ने फिर सर उठाया था। ये था पुरस्कार और खौफनाक आदमी मकलारनस, जो लंदन का जिलजिला कहलाता था। जिस तरह जिलजिले के मुतल्लिक पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, इस तरह मकलारनस के बारे में भी कुछ बताना दुश्वार था। वो अचानक आंधी और तूफान की तरह उठता, जो कुछ भी करना चाहता कर गुजरता। गैर मुतल्लिक लोग तमाशाइयों की तरह से दूर से देखते और बेहिस्सा हरकत खड़े रहते। किसी में हिम्मत थी कि इससे ये इसके आदमियों को रोक सकता। जब तक वो जिलजिला रहता पुलिस जागती रहती। जब जिलजिला खत्म हो जाता तो कुछ इस अंदाज में इत्मीनान का सांस लेती जैसे अल्लाह ने बड़ा फजल किया हो। इसके अलावा और भी क्या किया जा सकता है? मकलारनस का पता पुलिस कमिश्नर को भी नहीं था, वरना इसके गले में जंजीर डालकर सारे लंदन में तशहीर कराई जाती।
पुलिस के पास सिर्फ इसके कारनामों का रिकॉर्ड था, लेकिन इसकी शख्सियत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अक्सर इसके गिरोह के एक आध आदमी पकड़े भी गए, मगर सिर्फ वो इतना ही बता सके, इनकी निशानदेही व दो चार और हाथ आए और बस। मकलारनस कौन था, कहाँ था, वो भी ना बता सके। वैसे इनका बयान था, हमलों और डाकुओं के वक्त इनकी क़यादत वही करता है, लेकिन वो नहीं बता सकते इसकी शक्ल कैसी है, क्योंकि उसका चेहरा स्याह नकाब में पोशीदा हुआ करता है। इन्हें इसकी क़यामगाह का भी इल्म नहीं था। बहरहाल लंदन की पुलिस आज तक मकलारनस पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हो सकी। जब इसका दिल चाहता था तो इस अपने आदमियों समेत लंदन के बड़े बाजारों में तबाही और अफरा तफरी फैलाता हुआ गुजर जाता। इसकी गाड़ी में चारों तरफ मशीन गन्ने फिट होती, लेकिन गोलियों की बिछाड़ इस वक्त शुरू होती जब कोई इसे रोकने की कोशिश करता। मगर अब तक सिर्फ 2 बार ऐसे मौके पेश आए, दोनों ही बार हैरत अंगेज तौर पर बच निकला था। यही कहना चाहिए कि इसका मुकद्दर बड़ा अच्छा था। एक बार तो इसका रेडियो कार का ट्रांसमीटर खराब हो गया था जो उसका ताकब कर रही थी, वरना चारों तरफ से मकलारनस की गाड़ी घेर ली जाती। दूसरा वाक़या इलेक्शन के ज़माने में पेश आया। लंदन की इस सड़क से एक जुलूस गुजर रहा था जिस पर पुलिस ने मकलारनस की गाड़ी का ताकब शुरू किया था। अगर पुलिस इस वक्त अक्लमंदी से काम न लेती तो सड़क पर हज़ारों लाशें नजर आती। मकलारनस के सिलसिले में एक खास बात और ये भी थी कि वो अक्सर महीनों गुजर जाते, मकलारनस का नाम तक न सुना जाता। फिर अचानक 2-4 दिनों के लिए लंदन में जिलजिला सा आ जाता, बेशुमार कत्ल होते, लातादाद डाके पड़ते, न जाने कितनी इमारतें जलकर राख का ढेर हो जाती। बाद का तो ये भी ना मालूम होता कि मैकलार्नस चाहता क्या है। पिछले 6 माह से लंदन की फजा पर सुकून रही थी, लेकिन आजकल फिर मैकलार्नस ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी थी। यही वजह थी कि लंदन के पुलिस कमिश्नर वाल्टर डेकन इस खुशी के मौके पर भी फिक्रमंद थे। हालांकि इन्हें अपनी इकलौती लड़की की 19वीं सालगिरह बहुत ज्यादा मसरूर होना चाहिए था। दूसरी सुबह डेकन हॉल में महदूद चंद मेहमान रह गए थे। ये वही लोग थे जो बाहर से आए थे। इनमें रोमीला भी थी, जिसने सुबह के नाश्ते की मेज पर अमरान की अदम मौजूदगी को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। इसे तवक्को थी कि नाश्ते की मेज पर इससे जरूर मुलाकात होगी। इसने रेनी से इसकी अदम मौजूदगी का सबब पूछा था। वो कभी नाश्ते में हमारे साथ नहीं होता। वो इस वक्त अपने कमरे में सर के बल खड़ा होगा। सर के बल। रुमीला कुछ इस अंदाज में हंस पड़ी जैसे रैनी ने यह जुमला इसे चढ़ाने के लिए कहा हो। तुम्हें यकीन नहीं आया? अच्छा अभी देखेंगे, रीना बोली। रुमीला बहुत बेचैन थी। पिछली रात वो स्क्रेक शहजादे के मुतल्लिक बहुत कुछ सोचती रही थी। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों साथ ही उठी। रीनी इसे इमरान के कमरे की तरफ ले जा रही थी। दरवाजे के सामने रुक कर इसने आहिस्ता से कहा, कुंजी के सुराख से झांको। रुमीला इधर उधर देखने लगी। नहीं, इधर कोई नहीं आएगा, रेनी ने सरगोशी से कहा। रुमीला आहिस्ता से घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। एक आंख कुंजी के सुराख से लगाई थी कि इसे बेसाख्ता हंसी आ गई। हंसी कहके में तब्दील हो गई। साथ ही अंदर से कुछ इस किस्म की आवाजें आई जैसे मेजें या कुर्सियां उलट रही हों। फिर दरवाजा खुला। अमरान खाकी पतलून और सैंड विकेट बुनियान में सामने खड़ा था। इस वक्त रुमीला इसकी जिस्मानी साख का अंदाजा लगा सकी। बाजों की मछलियां देखने में ही फौलाद मालूम होती थी। गुड मॉर्निंग यू किडीज, अमरान ने उल्लुओं की तरह दीदे नचाकर बुजुर्गाना अंदाज में कहा। हम बचियां हैं, रैनी आंखें निकाल कर गर्राई। बूढ़ा डंप यही समझता है। हटो इधर। रैनी इसे एक तरफ धकेल कर कमरे में घुसती हुई बोली, मेरी मेहमान तुम्हारे कमरा देखना चाहती है, आपकी इजाजत है? से रमीला ने मुस्कुराकर कहा और कमरे में चली गई। इस बार इसका हंसी का दौरा पड़ गया। कमरा कुछ इस किस्म का था। लोग अपने कमरे की दीवारों पर शेरों, हिरनों और बारहसिंगों वगैरह के सर लगाते हैं। अमरान के कमरे में गधों के 3 सर नजर आ रहे थे। तस्वीर में ज्यादातर बूढ़ी औरतों की तस्वीरें थी, इतनी बूढ़ी कि इनके चेहरों पर जरियों के अलावा और किसी किस्म के खदोखाल नहीं पाए जाते थे। फिर कछुओं, चमगादड़ों और बंदरों की तस्वीरों का नंबर था। क्या हमाकत है! अमरान चिल्ला गया। जो भी यहाँ आता है हंसने लगता है, गोया मैं उल्लू हूँ। तुम अपनी तस्वीर यहाँ लगाना भूल गए थे, रैनी ने संजीदगी से कहा। भूल नहीं गया, मसलहतन नहीं लगाई। क्या ये आदमी मुझसे लड़ पड़े हैं कि मैंने इनकी तस्वीर अपने कमरों में क्यों लगा रखी है? रमीला बड़ी दिलचस्पी से चारों तरफ देखती रही। फिर मुख्तलिफ जगहों ऊंचे नीचे स्टूलों पर बाल्टियां, देगचे और सलाचियां रखी हुई थी। ये क्या है? रमीला ने पूछा। सब कुछ आज से 1000 साल बाद के लिए, इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? हम मतलब भी बताओ, इमरान चिल्ला कर बोला। मैं बताती हूँ मतलब, रेनी मुस्कुरा कर बोली।
प्रिंस ऑफ डाम का ख्याल है कि जिस तरह आज हम लोग अपने कमरों में कदीम यूनानी और मस्जिदी ज़रूफ रखते हैं, इस तरह आप इसे 1000 साल बाद बाल्टियाँ, देगचियाँ और सलाचियाँ कमरों की जीनत बनेंगी। और गधों के सर, रमीला ने उल्लू बनाने वाले अंदाज में पूछा। ये तारीखी गधे, इमरान गरज कर बोला, ये चंगेज खान के गधे का सर है और ये गधा फरौन का चारम का चाचा था। रमीला हंसने लगी। इमरान पैर रखकर तुम मुझे झूठा समझती हो, तुमसे खुदा समझे। फरौन सोम ने इस गधे को भाई बनाया था, इसलिए फरौन चारम का चाचा हुआ। और ये तीसरे का मुतल्लक अभी तहकीक जारी है। फिर ये तारीखी कैसे हुआ? क्योंकि मुझे इसकी तारीख पैदाइश ज़बानी याद है। बस अब गधों के मुतल्लक गुफ्तगू खत्म। बाद लोग इन पर इस तरह नाक चढ़ाते हैं जैसे मेरे के अजीज़ों के सर काट कर दीवार पर लगा दिए हों। रमीला को इस बार इमरान के लहजे पर बेतहाशा हंसी आई। कभी हंसती और कभी संजीदगी अख्तियार करने की कोशिश करती। फिर रमीला ने बूढ़ी औरतों की तस्वीर पर एतराज़ किया। मैं अब यहाँ 575 बूढ़ियों की तस्वीर लगाऊंगा, मेरी पसंद, किसी से इससे क्या गर्ज है? प्रिंस ऑफ डाम, क्या बात है, आज तुम्हारा मूड बहुत ख़राब मालूम होता है, रैनी ने कहा। तुम लोग मेरी इबादत में खलल अंदाज हुई हो। आहा, तुम सर के बल खड़े होकर इबादत करते हो, रोमीला ने कहा। अब इसका भी मजाक उड़ाओगी? आई नहीं नहीं, रैनी जल्दी से बोली, आज की खबरें सुनाओ। आज की खबरें? इबारत के दौरान में आज के मतलब जो इंकशाफ हो ऐसे नहीं है कि आम आदमियों के सामने दोहराए जा सकें। इंकशाफात? रमीला आंखें फाड़ कर बोली। हाँ हाँ, रैनी ने मजायका संजीदगी के साथ। जैसे ये सर के बल खड़े होते हैं, इनकी अकल मैदे से खोपड़ी में उतर आती है। अब इस वक्त फिर मैदे में चली गई होगी। जी हाँ, इमरान सर हिलाकर मगमूम लहजे में बोला, बचपन से यही आलम है।